हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा हुए होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बायोलॉजी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कोशिका के बारे में हमने देखा था। ठीक है, पिछली वीडियो में कोशिका की बनावट, संरचना और कोशिका से संबंधित इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में भी कैसे कैसे सवाल इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कोशिका विभाजन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन, कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कोशिका विभाजन के एकदम निचोड़ कर समझेंगे कोशिका विभाजन होता क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हो सब लोग कि जो हमारा एक मानव शरीर होता है वो कोशिकाओं के समूह से बना होता है। तो जो ये हमारी जो सेल्स होती हैं, कोशिका होती हैं, वो हर 24 घंटे में विभाजित हो जाती है, यानी कि डबल हो जाती है, दुगना हो जाती है, यानी एक से दो भागों में बट जाती है। इसको बोलते हैं कोशिका का विभाजन। ठीक है, तो आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर हमारे सारे कोशिका एक से डबल होती है, विभाजित हो जाती है, तो हम लोग को भी डबल थोड़ा होना चाहिए था। तो जी हाँ, मतलब होता है, सही बात है कि हमारी सारी की सारी कोशिका जो होती है 24 घंटों में विभाजित होती है, लेकिन हम लोग इतने डबल इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि जितनी कोशिका मतलब विभाजित होकर नया बनती है तो मृत्यु भी होती है। हमारा वर्क करने से और हमारे परिश्रम करने से, मेहनत करने से आपकी दैनिक जीवन में जो भी क्रियाकलाप होते हैं उससे कोशिका डैमेज भी होती है, मृत्यु भी होती है। इसीलिए हमारी जो विभाजन जितना होती है उतना मतलब व्यर्थ भी हो जाती है, इसलिए हम नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, तो कोशिका विभाजन के बारे में समझेंगे कि कोशिका विभाजन क्या होती है। तो जो होती है, एक हमारे शरीर में जो होती है दो टाइप विभाजन होती है। एक होता है आपका समसूत्री विभाजन जो कि दैहिक कोशिका में होता है। दैहिक बोले तो हमारी एक वृद्धि कोशिका जिसे हम ग्रोथ करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के जो भी जो शरीर के पार्ट होते हैं वहां पे जो विभाजन होता है वो कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ होता है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं कि समसूत्री विभाजन कहाँ पाए जाते हैं, दैहिक कोशिका में। क्या कोशिका में, दैहिक कोशिका में, या दैहिक कोशिका में, या दैहिक शरीर में। ठीक है, दैहिक शरीर में कौन सा विभाजन पाया जाता है, आप बोल सकते हो कि वहां पे समसूत्री विभाजन पाया जाता है। और दूसरा हमारा जो विभाजन होता है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको इंग्लिश में मियोसिस कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। इसके लिए खास बात ये है कि ये हमारी जनन कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, जनन कोशिका में इसलिए पाई जाती है क्योंकि ये जो होती है गुणसूत्रों को अगुणित कर देती है, आधा कर देती है। अगर हमारे गुणसूत्र टोटल जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं, 46 होते हैं। तो इस विभाजन के जरिए वो आधा यानी कि 23 में जो होते हैं बढ़ जाते हैं। समसूत्री हमारे पूरे शरीर में होती है विभाजित, यानी कि इसमें क्या होता है, आपका एक कोशिका, एक समान कोशिका दो भागों में बस बट जाती है। अगर इसकी आपकी संख्या 46 थी तो ये उतना ही रहेंगे, 46 ही रहेंगे, दो भागों में नहीं बटेंगे। अर्धसूत्री में आपका ये होता है कि एक कोशिका चार भागों में बढ़ती है। पहले एक कोशिका दो भागों में बटेगी। ठीक है, यहीं पे आपकी जो 46 होती है 23 बन जाएगी। फिर से ये पुनः समान भागों में बढ़ जाएगी, यानी कि फिर से यह 23, फिर से यह 23, फिर से दो भागों में बढ़ जाएगी। तो इस तरह से एक कोशिका से चार डॉटर सेल बन जाती है, एक मदर सेल से चार डॉटर सेल बन जाती है। अर्धसूत्री आपकी जनन कोशिका में पाई जाती है और जो हमारी समसूत्री होती है वो हमारी दैहिक, ठीक है, सोमैटिक सेल भी कहते हैं, सोमैटिक कोशिका वहां पाई जाती है। तो समझ में आ गया आप लोगों को समसूत्री और सूत्री क्या है। इस वीडियो में हम समसूत्री के बारे में चर्चा करेंगे, समसूत्री विभाजन कैसे होता है, और अर्धसूत्री के लिए क्योंकि एक बड़ी टॉपिक है इसलिए अलग से वीडियो लाएंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बात करेंगे हम समसूत्री विभाजन के बारे में। समसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन के लिए सबसे पहले जो हमारी कोशिका विभाजन होती है तो कोशिका में हम बताए थे कि केंद्रा के जस्ट ऊपर ही सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। यही सेंट्रोसोम क्या करते हैं, आपका केंद्रक का बंटवारा करते हैं। ये इसको कोशिका झिल्ली के जो अंदर द्रव होते हैं इसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, इतना आप लोग को पता ही होगा। क्या कहते हैं इसको, कोशिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रक के जस्ट ऊपर होता है, पहले केंद्रक द्रव को बांटेगा, पहले केंद्रक को दो भागों में तोड़ेगा। जब केंद्रक दो भागों में टूट जाएंगे तो कोशिका द्रव भी दो भागों में बट जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि कोशिका विभाजन करने के लिए हमें दो बार विभाजन करना पड़ रहा है। एक बार केंद्रक का विभाजन करना पड़ रहा है, फिर कोशिका का। पहले क्या होगा आपका इसमें कि केंद्रक दो भागों में बढ़ जाते हैं। जब केंद्रक दो भागों में बढ़ जाएगा ना तो ये जो कोशिका द्रव्य थी ये कटने लगते हैं और थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होने लगते हैं, डमरू आकार का होने लगेंगे।
और एक समय ऐसा आएगा जिससे आपकी दोनों कोशिका दो भागों में टूट जाएगी, यानी कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, आपका केंद्रक दो भागों में बटा, उसके बाद आपका ध्रुव भी यानी कोशिका का ध्रुव भी दो भागों में बट गया। तो इसमें आपको देखना ये होता है कि जो केंद्रक का जो विभाजन होता है ना, केंद्रक विभाजन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपका केंद्रक विभाजन होता है। क्या होता है इसमें? आपका केंद्रक विभाजन होता है। ऐसा सवाल आपका पैरामेडिकल में भी आ चुका है कि केंद्रक का विभाजन को, केंद्रक विभाजन की अवस्था को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और ये भी सवाल लिखा गया है कि कोशिका द्रव्य का विभाजन यानी कोशिका द्रव का जो विभाजन होता है उस अवस्था को क्या कहते हैं? इसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। याद रहेगा आप लोग को। केंद्रक विभाजन वाले अवस्था को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। पहले केंद्रक बढ़ता है ना, इस विभाजन वाले अवस्था को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, यानी कि वो जब बढ़ रहा होगा तो हम बोलेंगे उसमें कैरियोकाइनेसिस चल रही है। जब हमारा कोशिका द्रव बढ़ता है ना तो उसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है? आपका कोशिका द्रव का विभाजन होता है। कोशिका द्रव क्या होता है? विभाजित होने लगता है। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आया कैरियोकाइनेसिस क्या है और साइटोकाइनेसिस क्या है? क्योंकि यहाँ से दो सवाल आपके ऐसे ही बन गए, केंद्रक विभाजन को क्या कहते हैं और कोशिका द्रव विभाजन को क्या कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कि आपका जो कैरियोकाइनेसिस होता है यानी कि जो केंद्रक का बंटवारा होता है वो 5 स्टेप यानी कि 5 अवस्था में पूर्ण होती है। 5 अवस्था के बारे में जानेंगे कि 5 अवस्था मिला के आपको तब जाके केंद्रक का विभाजन होता है। जब केंद्रक बंटवारा हो जाता है तो आपको साइटोकाइनेसिस में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, तो उसका द्रव का विभाजन आसानी से हो जाता है। ये केंद्रक का बंटवारा होने के लिए हमें 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है। ठीक है, 4 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके केंद्रक का विभाजन होता है। अब बात करेंगे हम लोग 4 अवस्था कौन कौन सी है और किस तरह से हमारा केंद्रक का बंटवारा होता है। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कैरियोकाइनेसिस में। तो समसूत्री का कैरियोकाइनेसिस की कितनी अवस्था होती है? 4 अवस्था होती है। पहली अवस्था का आपका नाम है प्रोफेज। पहली अवस्था का नाम क्या है आपका? प्रोफेज की अवस्था। इस अवस्था में आपका होता ये है कि जो आपकी कोशिका होती है वो थोड़ी सी द्विगुणन की अवस्था में, विभाजित होने की अवस्था में आ जाती है, उसमें मेच्योरिटी आ जाती है। और जो आपके ऊपर ये सेंट्रोसोम होते हैं ना केंद्र के ऊपर, वो 2 भागों में बंटने लगते। बताया था आपको पिछले कोशिका वाले वीडियो में किस तरह से सेंट्रोसोम 2 भागों में टूटते हैं, इसे हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। और इसमें आपके क्या होती है, जो क्रोमोसोम के धागे होते हैं जिसे हम लोग क्रोमैटिन के जाल कहते हैं, क्रोमैटिन धागे कहते हैं, वो थोड़ा सा उलझे हुए धागे के रूप में स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं। इस स्टेप में जो जो बातें होती है हम लिखते चलेंगे। सबसे पहली बात ये होती है कि कोशिकांग गायब हो जाते हैं। जो भी कोशिकांग थे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, कोशिकांग क्या होते हैं आपके? गायब हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या बोलेंगे कि जो सेंट्रियोसोम होते हैं वो सेंट्रियोल में टूटने लगते हैं। ठीक है,
सेंट्रियोल विपरीत जाने लगते हैं। विपरीत जाना मतलब एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। जब ये सेंट्रियोल एक दूसरे से विपरीत जाएंगे, ये सेंट्रियोल एक दूसरे से विपरीत जाएंगे तो कुछ इस तरह से एक रेसे निकालते हुए चलेंगे। जैसे मान लीजिए ये दोनों एक जगह थे तो सेंट्रोसोम बोल रहे थे, और जैसे ही खिसकने लगे इनके बीच में एक धागा यानी एक रेसा निकलता है, इनकी इसको बोलते हैं तंतु, स्पिंडल फाइबर इसको कहते हैं। आप बोल सकते हो कि इस अवस्था में आपका स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो जाता है। याद रहेगा। तो 3 अस्पष्ट बातें, एक और 4 अस्पष्ट बात ये है कि जो गुणसूत्र के जो धागे होते हैं वो स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं, उलझे हुए धागे के रूप में होते हैं, दिखाई पड़ने लगते हैं। तो जो क्रोमैटिन होते हैं उसको क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है, क्रोमैटिन धागे कहते हैं। तो क्रोमैटिन क्या होते हैं? आपको स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं, स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। ये आपके प्रोफोज की अवस्था में केंद्र के अंदर ये 4 घटना दिखने को मिलती है। उसके बाद आपकी दूसरी जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं मेटाफेज। क्या बोलते हैं आपको? मेटाफेज। इस अवस्था में ऐसा होता है कि आपके जो सेंट्रियोल होते हैं वो एकदम छोर पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, दोनों विपरीत ध्रुव पे आ जाते हैं, और बीच में जो स्पिंडल फाइबर होते हैं बहुत ज्यादा बनने लगते हैं, बहुत ज्यादा इतना घेर लेते हैं। और जो आपके क्रोमैटिन जो थे वो गुणसूत्र में बन गए होते हैं, ठीक है। इस अवस्था में जो क्रोमैटिन जो गुणसूत्र थे ये उलझे हुए होते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे लंबे लंबे धागे की तरह, ठीक है, स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं लेकिन धागे की तरह होते हैं ऐसे। देखिए इस अवस्था में आपके ये होते हैं जो गुणसूत्र आपके होते हैं एकदम बीचों बीच आकर व्यवस्थित हो जाते हैं कुछ इस तरह से। आपके गुणसूत्र क्या होते हैं? बीचों बीच में आके इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं। मेटाफेज अवस्था में आपको सबसे पहली बात यही ध्यान देना है। इसमें आपकी 2 बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन रहे हैं कि जो ये होते हैं कि सेंट्रियोल होते हैं विपरीत ध्रुव पहुंच जाते हैं, ठीक है। और मुख्य बात ये है कि जो गुणसूत्र होते हैं बीचों बीच में, ठीक है, बीचों बीच व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आपका व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है, व्यवस्थित हो गए बीचों बीच। और आपके जो ये क्या बोलते हैं स्पिंडल सेंट्रियोल जो होते हैं सेंट्रियोल ध्रुव पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल जो होते हैं सेंट्रियोल ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। ध्रुव मतलब ऊपर और नीचे एकदम, ठीक है, ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। ये 2 बात आपके मेटाफेज अवस्था में। सवाल भी आ सकता है कि किस अवस्था में क्रोमोसोम बीच में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो मेटाफेज ऐसी अवस्था होती है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है स्पिंडल फाइबर का निर्माण किस अवस्था में देखने को मिलता है, तो आपको एनाफेज अवस्था, प्रोफेज अवस्था में। या किस अवस्था में कोशिकांग गायब हो जाते हैं, कोशिकांग नहीं दिखाई पड़ते, कोशिकांग इसके अंदर भी होंगे नहीं दिखाई पड़ रहे, तो वो आपके प्रोफेज अवस्था में, ठीक है। 2 अवस्था समझ में आ रही है। आपकी तीसरी जो अवस्था होती है, ठीक है, 2 अवस्था हो गई आप लोग की। तीसरी अवस्था की बात करेंगे हम। जो अपनी तीसरी अवस्था होती है उस अवस्था को कहते हैं हम लोग एनाफेज। क्या बोलते हैं? एनाफेज। इस अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र आपको क्रोमैटिन में टूट जाते हैं, ठीक है, ये बना लेंगे। गुणसूत्र जो होते हैं कुछ इस तरह से क्रोमैटिन में टूट जाते हैं। स्पिंडल फाइबर के सेंट्रियोल से जुड़ जाते हैं, इसको सेंट्रियोल बोलते हैं, सॉरी सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर जुड़ जाते हैं कुछ इस तरह खींचने के लिए, ठीक है। इनमें क्या होगा, स्पिंडल फाइबर खींचेंगे, देखिए किसी गुणसूत्री बिंदु हिंदी में कहते हैं इसको, या सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर एकदम जुड़ गए हैं, स्पिंडल फाइबर अपनी ध्रुव को खींचेगा, ये अपनी ध्रुव को खींचेगा, इस तरह से गुणसूत्र का आधा बंटवारा हो ही चुका है और ये दोनों तरफ बट जाएंगे, ठीक है। जब ये बढ़ जाएंगे तो आपका केंद्रक द्रव और 2 भागों में बढ़ जाएगा, अगली स्टेप में बढ़ भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो क्रोमोसोम होते हैं ना, गुणसूत्र जिसको कहते हैं क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम जो होते हैं क्रोमैटिन में टूट जाते हैं। किसमें? क्रोमैटिन, इसको क्रोमैटिन कहते हैं। अगर ये इस अवस्था में है तो उसको बोलेंगे क्रोमोसोम है, अब ये इस अवस्था में टूट गया तो बोलेंगे क्रोमैटिन अवस्था में, ठीक है। क्रोमैटिन में क्या होते हैं जी? टूट जाते हैं। दूसरी स्टेप आपके ये है कि जो क्रोमैटिन में सेंट्रोमियर होते हैं ना, क्रोमोमियर जो कहते हैं, क्रोमोमियर जो होते हैं इसमें क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमोमियर बोलते हैं, ठीक है, क्रोमोमियर कहते हैं। और ये क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन है आपका।
तो क्रोमोमियर जो होते हैं स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं। किससे जुड़ जाते हैं? स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं। अब तीसरी बार क्या लिखेंगे कि दोनों ध्रुवों में विकर्षण उत्पन्न होता है। क्या होता है? दोनों ध्रुवों में विकर्षण हो रहा है। विकर्षण का मतलब होता है ये अपनी ओर खींच रहा है, वो अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है, दोनों ध्रुवों में विकर्षण उत्पन्न होता है। विकर्षण उत्पन्न होता है। इस अवस्था में क्या देखते हैं कि दोनों ध्रुवों में विकर्षण हो रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के प्रति दूर भाग रहा है। ये अपनी ओर खींच रहा है, वो अपनी ओर खींच रहा है। इस अवस्था में ये तीन मुख्य बातें देखने को मिलती है। चौथी जो अवस्था में आपके केंद्रक विभाजन हो जाता है, जिसको बोलते हैं टीलोफेज। क्या बोलते हैं इसको? टीलोफेज बोलते हैं। टीलोफेज में आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को ये मिलता है स्पिंडल फाइबर भी गायब हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी जो बनाए थे आप लोग, एकदम अपनी छोर पे पहुंच जाता है। इतना खिंचाव हो गया था कि दोनों अपनी अपनी छोर पे पहुंच गए हैं। ये कुछ इस तरह से पहुंच गए हैं। इस अवस्था में आप लोग लिखोगे कि जो क्रोमैटिन होते हैं ध्रुवों के छोर पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ध्रुवों के कहाँ पहुंच जाते हैं? छोर पर पहुंच जाते हैं। छोर पर पहुंच जाते हैं। नंबर 2 आपका हो जाएगा कि जो दोनों छोर पे पहुंच गया ना, तो यहाँ पे एक अलग से केंद्रक झिल्ली का निर्माण होने लगता है। केंद्रक झिल्ली का निर्माण होने लगा, मतलब समझ में आ रहा है? दो केंद्रक बन रहे तभी तो उसे केंद्रक झिल्ली बन रहे। तो क्या बोलेंगे? ध्रुवों पर केंद्रक झिल्ली बनने लगते हैं। ध्रुवों पर क्या होने लगते हैं? केंद्रक झिल्ली बनने लगते हैं। ध्रुवों पर आपके केंद्रक झिल्ली का निर्माण होने लगता है। चौथी जो मुख्य बात है, आपके कोशिकांग फिर से दिखने लगते हैं। कोशिकांग दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, दिखाई देने लगते हैं। कोशिकांग जो होती है दिखाई देने लगती हैं। इस प्रकार से केंद्रक विभाजन हो गया, यानी कि जो कैरियोकाइनेसिस की 4 अवस्था से केंद्रक विभाजन करने का वो आपका समाप्त हो गया। अब इसके बाद की जो अवस्था आपका आएगा वो आपका होगा साइटोकाइनेसिस। क्या होगा आपका? साइटोकाइनेसिस। इस अवस्था में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि एक कोशिका में ऑलरेडी हमारे 2 केंद्रक बट चुके हैं। कितने केंद्रक हो गए? 2 केंद्रक बट चुके हैं। अब इसका जब केंद्रक बंटवारा हो जाएगा तो ये हमारे द्रव कुछ इस तरफ के आकार बना लेंगे। झिल्ली होती है ना, तो केंद्रक की ओर घेरने लगती है। घेरते घेरते कैसे आकार हो जाती है? डमरू आकार की हो जाती है। और लास्ट में जो होगा अंततः कोशिका द्रव भी 2 भागों में बट जाएगी और प्रत्येक कोशिका द्रव में एक एक केंद्रक उपस्थित रहते हैं। इसको हम लोग डॉटर सेल बोलेंगे या हिंदी में पुत्री कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुत्री कोशिका बोलेंगे। जितने इनके गुणसूत्र थे उतना ही इनके भी गुणसूत्र होते हैं। तो यही आपका समसूत्री विभाजन मतलब था समान विभाजित होना। ये समान कोशिका में विभाजित हो गए, समान गुणों में, समान गुणसूत्रों में विभाजित हो गए हैं। और इनको हम लोग बोलेंगे मातृ कोशिका यानी मदर सेल बोलेंगे। ये हमारी मातृ कोशिका थी। तो इस प्रकार से हम समसूत्री विभाजन का अध्ययन किए, किस तरह से कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को समझे। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक का विभाजन, जिसमें 4 अवस्थाओं में केंद्रक का विभाजन होता है। प्रत्येक अवस्था के बारे में जाने, किस अवस्था में क्या क्या चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि इस अवस्था से भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए एनाफेज अवस्था में आपकी क्वेश्चन पूछ सकता है किस अवस्था में आपके क्रोमोसोम टूट जाते हैं क्रोमैटिन में। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये तीसरी अवस्था होती है एनाफेज में। ठीक है, किस अवस्था में आपकी जो क्रोमैटिन होते छोर पे पहुंच जाते हैं और उसका केंद्रक झिल्ली बनने लगता है। तो आप उस बोल सकते हो लास्ट वाले अवस्था में ऐसा होता है, यानी कि टीलोफेज। टीलो मतलब टीले, यानी टीले पहुंच जाते हैं क्रोमैटिन, उस अवस्था को बोलते हैं। फिर साइटोकाइनेसिस आपको पता ही है, जब आपका केंद्रक बट गए 2 भागों में ना, एक केंद्रक था आपका, जब केंद्रक 2 भागों में बट गए एक कोशिका द्रव भी थोड़ा मुड़ने लगती है। ठीक है, मुड़ने लगती है, अंततः ये टूट जाती है। ठीक है, समझ में आपको समसूत्री विभाजन कैसे होता है। इस वीडियो में आपको समसूत्री विभाजन ही पढ़ना था, बस इतना ही। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अष्टसूत्री के बारे में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।